हेलो गाइस। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर में कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल है इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये है स्टेटमेंट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्या कहता है? इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय the two sides of a triangle in same order, then their resultant is represented by the third side of the triangle taken in the opposite order. ठीक है, ये क्या कह रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, दिस इज द ट्रायंगल ABC, ABC। ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में देखो वो क्या कह रहा है? स्टेटमेंट है इफ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, बट इन सेम ऑर्डर। क्या होने चाहिए? सेम ऑर्डर होने चाहिए। तो इसका मतलब समझो, मान लो कि मैं यहां से यहां के लिए ए से लेके बी तक के लिए एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इस वेक्टर को लिख रहा हूं मैं पी वेक्टर। मान लो दिस इज द पी वेक्टर। ये एरो का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन इस तरफ के लिए है। ठीक है, फिर दूसरी साइड इसकी ले रहा हूं मैं बी से लेके सी तक। इसकी जो बीसी साइड है वो क्या कर रहा है? दूसरे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और मान लो कि ये वेक्टर है क्यू वेक्टर। अब सेम ऑर्डर का मतलब समझो, जब मैं ट्रायंगल को बना रहा हूं तो मैं इसका रोटेशन कुछ इस तरीके से ले रहा हूं। मतलब मैं साइड्स को इस तरीके से बना रहा हूं, इस तरफ के लिए चल रहा हूं। ये ए से बी गया, फिर बी से सी गया। मतलब ये है ऑर्डर, ए से बी, बी से सी। सेम ऑर्डर है इन दोनों का। मतलब मैं इसके लिए इधर चल रहा था, फिर इसके लिए इधर चला। तो अगर ए बी और बी सी क्या कर रहे हैं? दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेमली पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। तो स्टेटमेंट कर रहा है देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो सम है, ठीक है, इन दोनों वेक्टर का जो सम है इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है वो क्या करती है? इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो हमारे पास थर्ड साइड कौन सी बच गई? ए सी बच गई। ठीक है, और ये वाली साइड क्या करेगी? इनके रिजल्टेंट को, यानी कि इनके सम को रिप्रेजेंट करेगी, बट टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। तो अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या है? अभी जब हम ट्रायंगल बना रहे थे और हमने वेक्टर की डायरेक्शन कुछ ऐसे ली थी, इस तरफ के लिए और फिर मैं इस तरफ के लिए गया था, तो सेम ऑर्डर था। लेकिन अब क्या हो गया? इस वाले पॉइंट से अभी तक मैं इस तरफ के लिए चला, तो अब मैं इस वाले पॉइंट से, इस स्टार्टिंग पॉइंट से इस तरफ के लिए चलूंगा। तो ये वाली जो साइड है, मान लो इसको मैं आर वेक्टर लिख रहा हूं, देन आर वेक्टर रिप्रेजेंट द सम ऑफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। तो यहां पे देखो हमारे पास जो ए बी है, या मैं ए बी वेक्टर लिख लेता हूं, इट इज रिप्रेजेंटिंग द पी वेक्टर। बी सी वेक्टर जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द क्यू वेक्टर। देन अकॉर्डिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। ठीक है, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया। ठीक है, एक बार दोबारा ध्यान से समझिए। मान लो मैं दूसरा ट्रायंगल बना लेता हूं इस बार। ठीक है, मान लो ये कोई ट्रायंगल है, मैं ट्रायंगल इसके साइड को लिख रहा हूं एक्स वाई और जेड। ठीक है, एक्स वाई और जेड। अब मान लो कि x से लेके y तक और y से लेके z तक हमारे पास क्या है? दो साइड्स हैं, और ये दो साइड क्या करती हैं? दो अलग अलग वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं। मैं इस वाले वेक्टर को x से लेके y तक, मतलब इस वाले वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो x है और टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या है? y है। ठीक है, ये टर्मिनल पॉइंट क्या है? y है। तो इस वाले वेक्टर को मैं नाम दे रहा हूं, मान लो a वेक्टर है। ठीक है, और y से लेके z तक, ठीक है, वाई जेड जो साइड है वो रिप्रेजेंट कर रही है बी वेक्टर को। तो यहां पे
ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कह रहा है कि एक्स वाई और वाई जेड वेक्टर का जो सम होगा वो तीसरी साइड जो कि एक्स जेड है उससे रिप्रेजेंट होगा, बट इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो अभी तक हमने जो ऑर्डर लिया था, हमने इस तरफ के लिए रोटेशन किया था, तो अब यहाँ इस साइड के लिए आना पड़ेगा हमको। ठीक है, इस वाले पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन होगा वो ये वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर से दैट विल बी द एक्स वाई वेक्टर प्लस वाई जेड वेक्टर इज इक्वल टू एक्स जेड वेक्टर, या मैं इसको फिर से लिख सकता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, मान लो कि ये वाला वेक्टर आर वेक्टर है रिप्रेजेंटिंग द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सो इट विल बी आर वेक्टर। तो ये है हमारा क्या, वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब मैं साथ साथ ही इसके एनालिटिकल मेथड भी बता देता हूं कि हम किस तरीके से इसमें जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं और उसकी डायरेक्शन निकालते हैं। तो मान लो हमारे पास यहाँ पे दो वेक्टर गिवन है, वन इज ए वेक्टर एंड सेकेंड इज बी वेक्टर। हमसे बोला गया कि ट्रायंगल लॉ का यूज करते हुए हमको क्या करना है, इनका रिजल्टेंट बताना है। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ में हम क्या पढ़ते हैं कि दो साइड होती हैं और वो दो साइड क्या की जाती है, सेम ऑर्डर में ली जाती हैं। ठीक है, दो साइड सेम ऑर्डर में ली जाती हैं और दो साइड क्या रिप्रेजेंट करती हैं, दो अलग अलग वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो मैंने क्या माना यहाँ पे कि ये जो दो वेक्टर हैं वो क्या करते हैं, किसी ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर आपको ध्यान होगा उस वाले ट्रायंगल लॉ में क्या हो रहा था, जो ये वाला वेक्टर था, नीचे वाला वेक्टर था, ठीक है, इस वाले का जो टर्मिनल पॉइंट था वो दूसरे वाले वेक्टर का क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट था ना। पीछे हमने देखा कि जो फर्स्ट वाला वेक्टर था इसका जो टर्मिनल पॉइंट था वो सेकंड वाले वेक्टर का क्या था, इनिशियल पॉइंट था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले वेक्टर को जो हमारा बी वेक्टर है इसको डिस्प्लेस करेंगे इस तरीके से, इस वाले पॉइंट पे लेके आएंगे, पॉइंट ए पर। ठीक है, तो मान लो जब मैं इस वेक्टर को, ये कैसा वेक्टर होगा, ये फ्री वेक्टर होगा। हमने पीछे फ्री वेक्टर पढ़ा था। फ्री वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका कोई फिक्स इनिशियल पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, इनको हम कहीं पर से भी क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो मैं इस वेक्टर को उठा के, वेक्टर बी को उठा के इस वाले पॉइंट पे लेके आता हूं। ठीक है, पॉइंट ए पे लेके आया। तो अब क्या होगा, इस तरीके से ये वाला वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर और ये वाला वेक्टर हो जाएगा हमारा बी वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, एक थर्ड साइड बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हुए, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को जोड़ते हुए थर्ड साइड बनाएंगे, और इस थर्ड साइड का जो डायरेक्शन लिया जाएगा वो ऐसा लिया जाएगा, क्योंकि अभी देखिए हमने ऑर्डर ऐसे लिया था, यहां से यहां और फिर इस तरफ से इस तरफ के लिए। तो अब इस वाले पॉइंट से इस तरफ के लिए चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो वेक्टर होगा, मान लो मैं इसको आर वेक्टर कह रहा हूं, दिस आर वेक्टर विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो मैं इसको ट्रायंगल को नाम दे देता हूं ओ ए और बी। ठीक है, अब मान लो हमारे पास जो दो वेक्टर गिवन है, ये दो वेक्टर गिवन है, हमको क्या करना है, इन दोनों का यूज करते हुए इस जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन भी बतानी है और इसका मैग्नीट्यूड भी बताना है। तो लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी में क्या है, एंगल कितना है, थीटा है। तो अब मैं क्या करूंगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी को, यहां पे वेक्टर ए और वेक्टर बी के जो स्टार्टिंग पॉइंट है उनको एक जगह रखूंगा और उनके बीच एंगल ड्रॉ करूंगा। तो अभी तक जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या हो गया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। ये हमारे पास गिवन होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो अगर ये अभी मैंने बात किया था कि ये बी वेक्टर कैसा वेक्टर है, फ्री वेक्टर है, यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो मैं इस बी वेक्टर को जब उठा के यहां पे लेके आऊंगा, ठीक है, इस बी वेक्टर को उठा के यहां पे लेके आऊंगा और इस ए वेक्टर की डायरेक्शन को मैं थोड़ा आगे तक रिप्रेजेंट कर देता हूं ऐसे। ठीक है, तो मैं अब इस बी वेक्टर को यहां पे लेके आ रहा हूं। तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा,
ऑब्वियसली ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि जो एंगल थीटा बन रहा है वो वेक्टर ए की डायरेक्शन और वेक्टर बी की डायरेक्शन के बीच में बन रहा है रियलिटी में। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे बी वेक्टर। तो इस तरफ की कंडीशन है हमारे पास, ये है वेक्टर ए, इसकी डायरेक्शन को मैंने कुछ आगे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये वेक्टर भी रिप्रेजेंट कर दिए। तो अगर ध्यान से देखो तो क्या ये ट्रायंगल लॉ वाली कंडीशन बन रही है कि ये दो साइड है किसी ट्रायंगल की और सेम ऑर्डर में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो जुड़ने वाली थर्ड साइड होगी ये इनके रिप्रेजेंट को या रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो मान लो कि इसकी डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, तो ये आर है। ठीक है, ये क्या हो गया, आर वेक्टर हो गया। तो और ये वाला एंगल हमारे पास कितना है, थीटा है। अब हम क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट से, ठीक है, नाम देता हूं ओ ए बी, पॉइंट बी से क्या करेंगे, एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है, 90 डिग्री का पॉइंट है और मान लो कि इस वाले पॉइंट का नाम है एम ले लेते हैं हम इस वाले पॉइंट का नाम। ठीक है, तो हमारे पास देखो एक ट्राइंगल बन गया ए बी एन, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहां पे देखो जो ये वाली साइड है, ए बी साइड है, ये इसकी जो लेंथ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया थीटा। तो क्या मैं इन दोनों का यूज करते हुए, बी और थीटा का यूज करते हुए इस वाली हाइट को बी एम और ए एम को निकाल सकता हूं? ऑब्वियसली निकाल सकता हूं। देखो कैसे, अगर मैं साइन ऑफ थीटा निकालता हूं तो साइन ऑफ थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा बी एम ओवर ए बी, बी एम ओवर ए बी। तो बी एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर बी एम इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी साइन ऑफ थीटा। अच्छा, तो बी एम कितना आ जाएगा हमारे पास, ए बी कितना है भाई, ए बी का मीजर है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, दैट इज द बी, और ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, ई एम का मेजर निकालेंगे। तो कॉस ऑफ थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो यहां हो जाएगा ए एम ओवर ए बी। तो यहां से हमारे पास ए एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया था, बी एम इज इक्वल टू बी साइन थीटा और ए एम इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले में क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो बी एम का मेजर कितना आया, बी साइन थीटा, और ए एम का मेजर कितना आया, बी कॉस थीटा। अब तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अब ध्यान से देखो, क्या ये वाला बी एम ओ ये भी क्या राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो मैंने अब क्या किया, इसको केवल ट्राइंगल इसको बनाया, बी एम ओ को ड्रॉ किया है यहाँ पे। तो ये वाली साइड देखो, ओ एम, ओ से लेके एम तक, ओ से लेके ए तक तो वेक्टर ए हो गया, और ए से लेके एम तक हमने अभी निकाला, दैट इज द बी कॉस थीटा। तो ये टोटल साइड कितनी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। तो मैंने इसको लिखा ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, और ये वाली साइड होगी हमारी बी साइन ऑफ थीटा। और ये वाला जो लेंथ है, ठीक है, ओ से लेके बी तक का जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम, आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर इज इक्वल टू होगा अंडर रूट, क्या होता है, एल इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है, प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा प्लस b साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब जो b स्क्वायर वाले टर्म है उनको एक तरफ कर लो। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा
प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहां आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो r इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी बी स्क्वायर, तो ये हो जाए प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ए और बी वेक्टर थे उनके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया मैग्नीट्यूड को। अब हमने क्या करना है, इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। तो हमेशा जो एंगल, जो तुम्हारा वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन को एंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, एंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो मान लो कि जो तुम्हारा रिजल्टेंट है यहां पर आर वेक्टर, ये आर वेक्टर क्या करता है, वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बनाता है। कितना एंगल बनाता है, अल्फा एंगल बनाता है। तो इस वाले फिगर में भी यहां पे अल्फा एंगल बनेगा। ठीक है, इस वाले फिगर में यहां पर भी अल्फा एंगल बनेगा। तो क्या अब हम यहां से tan ऑफ अल्फा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू होगा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो यहां हो जाएगा bm ओवर om। तो tan अल्फा, bm की वैल्यू कितनी है भाई, b साइन ऑफ थीटा ओवर a प्लस b कॉस ऑफ थीटा। तो tan अल्फा से हम क्या करते हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आएगी, इट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। तो इस तरीके से हम एक वेक्टर की रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से हम वेक्टर बी के रिस्पेक्ट में भी इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि बीटा क्या है, इस सिमिलर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर बी के लिए भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो अगर बीटा क्या है, एंगल है रिजल्टेंट और बी के बीच का, तो हम यहां पे लिख सकते हैं tan बीटा। ठीक है, मैं केवल ए और बी को इंटरचेंज कर रहा हूं, तो यहां हो जाएगा ए साइन ऑफ थीटा ओवर बी प्लस ए कॉस ऑफ थीटा। सेम फॉर्मूला है, कोई चेंज नहीं है, केवल तुमने यहां अल्फा की जगह बीटा लिखा, वेयर बीटा इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट वेक्टर एंड द वेक्टर बी। ठीक है, और यहां थीटा क्या था, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जो हमारे पास वेक्टर थे जिनका हमने रिजल्टेंट निकाला। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एंगल आ चुका है। तो हमारे पास आया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। इसको सिंपली आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैंने बोला कि आर क्या है, वेक्टर है, और मैं सिंपली ऐसे लिख रहा हूं, तो इसका मतलब है मैं केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। ठीक है, और अगर मैं आर के ऊपर एरो लगा दूं तो उसका मतलब है कि वो वेक्टर है। और मैग्नीट्यूड को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं और इस तरीके से, ये दोनों क्या है, मेथड है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने की। तो हमारे पास आया मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, और अंडर रूट के नीचे हैं ये सारे। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आर की वैल्यू आ चुकी है। अब हमको क्या निकालना है कि रिजल्टेंट कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केसेस, फर्स्ट केस है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 0। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 0 कितना होता है, 1 होता है। कॉस 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2ab। तो आर वेक्टर का जो यहां पे आ जाएगा अंडर रूट ए प्लस बी का स्क्वायर, क्या ये फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
इसी के बराबर है। ठीक है, तो स्क्वायर से यहाँ ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देने लायक है यहाँ पे, कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और ये वैल्यू कब अटेन की जाती है, जब थीटा इज इक्वल टू कितना हो, 0 हो। यानी कि हमारे पास जो अभी वैल्यू आई है आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये क्या है, इस रिजल्टेंट वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। आर मैक्सिमम इज इक्वल टू ए प्लस बी है, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, और 0 पे, ठीक है, 0 पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो हमारे पास आर मैक्सिमम कितना आ गया, ए प्लस बी। सेकेंड है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 90। अब कॉस ऑफ 90 कितना होता है भाई, कॉस ऑफ 90 होता है 0। ठीक है, तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या 0 से मल्टीप्लाई करके ये पूरा वाला टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इनके इसको रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाला एक स्पेशल केस है, इसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलोंग किसी वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा हम इसके बारे में बात बाद में करेंगे। नेक्स्ट इज थर्ड इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है इसका, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान रखना, कॉस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1। कॉस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1, और ये वैल्यू होती है हमेशा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे। कितने पे होती है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू अटेन की जाती है, दैट इज द -1। तो अब यहां पे देखिए, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 180। तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू -1, तो 2ab मल्टीप्लाइड बाय -1 इट विल बिकम -2ab। तो इसको लिखा जा सकता है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या ये स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी। बिकॉज cos थीटा हैव मिनिमम वैल्यू एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर r विल बी मिनिमम एट थीटा इज इक्वल टू 180। सो r मिनिमम इज इक्वल टू a माइनस बी। ध्यान रखना, यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूं, जब मैं केवल a और b लिख रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं वेक्टर a के मैग्नीट्यूड और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। जब मैं केवल r लिख रहा हूं तो इसका मतलब है कि वेक्टर r का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। या तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, a को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये हो गया वेक्टर, ये केवल मैग्नीट्यूड है, या इसी मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। तो r मिनिमम की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, a माइनस बी आई। इस वाले केस में देखना, थीटा इज इक्वल टू जब 0 लिया था ना हमने, तो थीटा इज इक्वल टू 0 कब होता है, जब दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है। तो दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम होने का मतलब है कि दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इस टाइप के कंडीशन होगा हमारे पास, ये वेक्टर a होगा, ये वेक्टर b होगा। ठीक है, साइज सेम हो या ना हो इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है, बट इनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी इस वाले केस में। अच्छा, जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री था, जब थीटा इज इक्वल टू कितना था, 180 डिग्री था, उस केस में हमारे पास -1 आया था यहाँ पे 1 cos थीटा की वैल्यू। तो इस केस में जो वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, यानी कि उनकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, अपोजिट होते हैं। तो अगर ये ए वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा बी वेक्टर हो जाएगा, इनकी डायरेक्शन अपोजिट होंगी। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से
इसके स्पेशल केसेस को रिजॉल्व किया जाता है, सॉल्व किया जाएगा। अब इन दोनों एग्जाम्पल को ना, जो स्पेशल केस थे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मान लो हमारे पास कोई पॉइंट पी है, ठीक है, ये कोई पॉइंट पी है और इस पे दो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री है। तो मान लो इधर के लिए इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है 2 न्यूटन का एक, और इसी डायरेक्शन में दूसरा फोर्स अप्लाई किया जा रहा है 4 न्यूटन का। ठीक है, इसी डायरेक्शन में दूसरा फोर्स अप्लाई किया जा रहा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4 न्यूटन है। तो प्रैक्टिकली सोचो, अगर मैं बोलूं कि पॉइंट पी पे दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, अगर आप किसी पर्सन को दो फोर्स से एक ही डायरेक्शन में पुश करेंगे तो उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा और वो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो सिंपली कितना हो जाएगा, 6 न्यूटन हो जाएगा। अब इसी पॉइंट पर, ये तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का केस था, अब इसी पॉइंट पर सपोज करो कि 2 न्यूटन का फोर्स इस तरफ के लिए लगता और 4 न्यूटन का फोर्स इस तरफ के लिए लगता। ठीक है, तो क्या यहां पर दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो चुकी है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है। तो इस केस में इन दोनों पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पे हो जाएगा 4 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन, तो इट विल बिकम 2 न्यूटन। और किस डायरेक्शन के लिए लगेगा, बड़े वाले वेक्टर की डायरेक्शन के लिए लगेगा, यानी कि जो रिजल्टेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, इसके स्पेशल केस हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सबसे बेसिक न्यूमेरिकल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या गिवन है, देखो हमारे पास एक वेक्टर ए गिवन है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट। ठीक है, और दूसरा वेक्टर है बी जिसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट। हमसे बोला गया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट वेक्टर निकालो जबकि इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो, 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इन दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है। तो हमको क्या करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है और उसकी डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, तो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। तो हमारे पास यहाँ पे a भी पता है हमको, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। ठीक है, b भी पता है हमें, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। थीटा भी हमको पता है, तो क्या हम r निकाल सकते हैं, बिल्कुल r का हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो r हो जाएगा हमारे पास कितना, अंडर रूट a स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2, a हमारे पास 10, b है 5, cos ऑफ थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। तो r इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 100 प्लस 25 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे बच गया 50। तो r की वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 175। तो ये क्या आ गया हमारे पास, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है अंडर रूट 175। एक ही बात है, ये दोनों सेम चीजें हैं, ये वाला और ये। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चीज को ध्यान में रखना, ये दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ चुका है। अब बात करते हैं हम डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन हम किसी भी एक वेक्टर के रिस्पेक्ट में ले सकते हैं, डायरेक्शन हम किसी भी एक वेक्टर के रिस्पेक्ट में ले सकते हैं, चाहे वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में लो चाहे वेक्टर बी के रिस्पेक्ट में लो। तो मैं दोनों के केसेस में तुम्हें बता देता हूं कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मान लो लेट अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर आर। तो उस केस में क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान से देखो बार बार एक ही पैटर्न आएगा, वेक्टर ए के बीच का वेक्टर ए और आर के बीच का एंगल है, तो यहां ऊपर आएगा बी वेक्टर, दूसरा वाला वेक्टर आएगा एंड बी साइन ऑफ थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। ये है इसका फॉर्मूला। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 5, साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास कितना, 60 डिग्री। वेट थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और ए की वैल्यू हमारे पास अगेन 10 और प्लस बी की वैल्यू है 5 और कॉस ऑफ
60। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 5 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज द √3/2, √3/2 10 प्लस 5/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 आएगी तो ये 5/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 5√3/2 और ये हो जाएगा 10 टू 20 प्लस 5 25/2। तो 2 ने 2 को काट दिया तो आंसर आ जाएगा हमारे पास tan अल्फा इज इक्वल टू √3/5 से 25 कट जाएगा 5 टाइम्स, तो tan अल्फा इज इक्वल टू √3/5 आ जाएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3/5। ठीक है, तो ये अल्फा क्या है, एंगल है किसका, रिजल्टेंट वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। उसी तरीके से अब हम क्या कर सकते हैं, मान लो बीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर आर। तो हम क्या करेंगे, यहां पे बीटा को कैलकुलेट करेंगे। तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए इसी फॉर्मूले का एनालॉगस है ये। यहां पे होगा a साइन ऑफ थीटा, यहां b की जगह a आ जाएगा और ये हो जाएगा b प्लस a कॉस ऑफ थीटा। तो tan बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a साइन ऑफ थीटा, a की वैल्यू है 10, साइन ऑफ थीटा दैट इज साइन 60 ओवर b की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ 60। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू 5√3, ऊपर आ जाएगा 5√3 और नीचे आ जाएगा हमारा 5 प्लस cos 60 1/2 होगा, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज विल बी 5। तो tan बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5√3/10, तो ये हो जाएगा √3/2। तो यहां से हम बीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, बीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स √3/2। ठीक है, तो हमको अगर डायरेक्शन पूछी जाए, जरूरी नहीं कि हम दोनों वेक्टर के रिस्पेक्ट में निकालें, किसी एक भी वेक्टर के रिस्पेक्ट में हम निकाल के छोड़ सकते हैं, तो दैट विल बी द आंसर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया था, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा गया, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा गया था और उसकी डायरेक्शन पूछी गई थी। आगे हम ये भी देखेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, मतलब वेक्टर को कैसे लिखा जाता है। अभी तक तो हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं या डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। आगे हम जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जब हम यूनिट वेक्टर्स पढ़ेंगे या कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलोंग जब रिजॉल्व करना सीखेंगे, तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि किस तरीके से रिजल्टेंट वेक्टर को लिखा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एडेड टू ईच अदर गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ देम। ठीक है, जब हम दो वेक्टर को सम करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उनमें से किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो हमको बताना है कि उन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल रहा होगा वो कितना रहा होगा। एक बार रिपीट करता हूं मैं क्वेश्चन को, कि इफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एडेड टू ईच अदर, यानी कि दो वेक्टर हैं और उनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। उन दोनों वेक्टर को ऐड किया जाता है और उन दोनों वेक्टर को ऐड करने के बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, उनमें से किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो हमको बताना है कि उन दोनों वेक्टर के बीच में कितने डिग्री का एंगल रहा होगा। ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास दो वेक्टर थे, वन इज द वेक्टर ए एंड अनदर इज द वेक्टर बी। तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या है, सेम है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैं इन दोनों के मैग्नीट्यूड को एज्यूम कर रहा हूं कि मान लो कि इनका मैग्नीट्यूड क्या था, ए था। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करते हैं तो इनका मैग्नीट्यूड जो आता है, ठीक है, वो भी किसके बराबर आता है, इसके बराबर आता है, वन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। क्वेश्चन के हिसाब से मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ द टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द वेक्टर। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दैट इज a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b दैट इज b a, ये भी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b a और कॉस ऑफ थीटा, थीटा हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां हो जाएगा ये कितना,
a इज इक्वल टू, या मैं इस अंडर रूट को जब हटाऊंगा तो क्या यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, तो इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाइड बाई a, 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, ये हो जाएगा a स्क्वायर। क्या 2a स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, तो 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, और ये हो गया यहाँ पे 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। क्या यहाँ a स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर, ये a स्क्वायर तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कट जाएगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 2 को यहां लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 माइनस 1, तो यहाँ पे इट विल बिकम माइनस 1/2। कॉस थीटा की वैल्यू आई हमारे पास माइनस 1/2। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस 1/2। अगर सपोज करो आपको इसकी वैल्यू निकालनी नहीं आती है, ठीक है, मतलब आपको नहीं पता कि cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, आपको एंगल निकालना नहीं आता, तो बस इस तरीके से करके छोड़ दीजिए। ठीक है, ये आंसर भी सही है। लेकिन अगर आपको कोसाइन की वैल्यूज पता है तो आप निकाल सकते हो, तो मैं बता देता हूं कैसे निकालेंगे। हमारे पास आया cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos में, दैट इज द वैल्यू ऑफ cos 60। ठीक है, cos 60 की वैल्यू होती है, तो हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ cos ऑफ 60। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा शायद से 10th में, वो फॉर्मूला होता है cos पाई माइनस थीटा, या cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, ये होता है आपका कितना, माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो इसका मतलब क्या है, मैं ऐसा लिख सकता हूं, माइनस कॉस ऑफ थीटा का मतलब मेरे लिए हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो कंपेयर करो, तो मैंने इस माइनस cos 60 को ऐसे लिखा, माइनस cos 60 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे लिए cos 180 माइनस 60, तो ये हो जाएगा cos 180 120। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैं इस वाले इक्वेशन में इसमें माइनस cos 60 की जगह क्या प्लेस कर सकता हूं, cos 120 प्लेस कर सकता हूं, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आया, cos 120 आया। तो अब हम जब कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री आ जाएगी, यानी कि इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल रहा होगा वो कितना रहा होगा, 120 डिग्री रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल गया। बाकी क्वेश्चन हम धीरे धीरे करेंगे, दैट्स इट। इसके बाद हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। थैंक यू।